फ्रेंड्स, मैं रमाकांत शर्मा। और पिछले टॉपिक्स में हमने शुक्राणु जनन, अंड जनन ये पढ़ लिए थे और आज का हमारा टॉपिक है मानव में निषेचन। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम निषेचन वाला टॉपिक। निषेचन कैसे होता है, क्या इसके डेफिनेशंस हैं, स्टेप्स क्या क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, उसके स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं निषेचन को। तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एच मैरन। इस एच मैरन के अनुसार क्या है, मानव के जो युग्मक होंगे, मानव के जो युग्मक होंगे, युग्मक मतलब उनके शुक्राणु और जो अंडाणु होंगे, उन युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। विस्तृत रूप में से ये कहा जाता है कि जब युग्मक आपस में संयोग करते हैं, संयोग करने का मतलब क्या होगा, आपस में जुड़ेंगे, जब एक दूसरे से चिपक जाएंगे वो हो गया संयोग। जब आपस में संयोग करेंगे एवं जब उनके प्राक केंद्रकों का संलयन होगा, तो इसी प्रक्रिया को एच मैरन नामक वैज्ञानिक द्वारा निषेचन कहा गया। तो एच मैरन निषेचन किसे कह रहा है, युग्मकों के संलयन को। वो संलयन के बारे में कहता है कि पहले तो उनका संयोग होगा। संयोग का मतलब जैसे नरयुग्मक और मादायुग्मक एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, और उसके बाद उनमें जो केंद्रक उपस्थित होंगे जिन्हें प्राक केंद्रक कहा जाता है, उनका आपस में क्या होगा, संयोग होगा। तो उन युग्मकों के संयोग तथा उनके प्राक केंद्रकों के संलयन की प्रक्रिया को मैरन नामक वैज्ञानिक के द्वारा क्या कहा गया है, निषेचन कहा गया है। इसी निषेचन के फलस्वरूप देखिए हमने यही बताया कि सबसे पहले जैसे सपोज दैट एक नरयुग्मक होगा, जैसे शुक्राणु किसके साथ जुड़ेगा, एक मादा युग्मक के साथ। तो पहले तो इनका क्या होगा, संयोग होगा, एक दूसरे से जुड़ेंगे। उसके बाद इसके प्राक केंद्रक आपस में संलयित हो जाएंगे, वो भी जुड़ जाएंगे। जैसे एक सिंपल चीज मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए अंडाणु है और मान लीजिए शुक्राणु है, तो सबसे पहले ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, इसे तो कहेंगे संयोग। उसके बाद इनमें जो तो केंद्रक होंगे वो आपस में जुड़ेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ के संयोग हो गया। उसके बाद जैसे मान लीजिए इनके ये अंडाणु था, ये शुक्राणु था, बीच वाली भित्ति नष्ट हो जाएगी या झिल्ली नष्ट हो जाएगी, और इनके जो केंद्रक होंगे वो भी आपस में अब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जिसके कारण ये एक ही कोशिका में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन दोनों केंद्रक इसमें इस प्रकार उपस्थित होंगे। तो केंद्रकों का यहाँ तो कोशिका का संलयन हुआ है, यानी कि कोशिका का संयोग हुआ है, और यहाँ पर केंद्रक का संयोग हो गया। तो दोनों की संलयन की प्रक्रिया, संयोग की प्रक्रिया को इन्होंने क्या कह दिया, निषेचन कह दिया। इस प्रकार होता है। तो यहाँ पर निषेचन की जो क्रिया है, वो निषेचन की क्रिया किसके द्वारा बता दी गई है, मैरन के द्वारा। क्या कहता है, नरयुग्मकों का संयोग या प्राक केंद्रकों का संलयन ही क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। नरयुग्मक एवं मादा युग्मक जब भी आपस में निषेचित होते हैं तो एक द्विगुणित संरचना मतलब 2n स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, और इसी द्विगुणित संरचना को हम लोग जाइगोट या फिर युग्मनज कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप में निर्मित होने वाली द्विगुणित संरचना को युग्मनज या फिर जाइगोट कहा जाता है। यह जाइगोट या युग्मनज आगे भ्रूणीय परिवर्तन द्वारा भ्रूणीय संरचनाओं में विकसित होता हुआ नए शिशु के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, तो इस प्रकार किसका निर्माण हो गया, युग्मनज का। इसका मतलब पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि निषेचन का महत्व क्या है, युग्मनज के निर्माण में। निषेचन क्यों हुआ, युग्मनज के निर्माण के लिए। ठीक है, तो निषेचन की परिभाषा मैरन ने दे दी। क्या कहता है, कहता है कि युग्मक संलयन को ही हम क्या कहते हैं, निषेचन। इस संलयन में दो चीजें हो सकती है, पहले युग्मकों का संयोग होगा और फिर प्राक केंद्रकों का क्या होगा, संलयन, जिसके फलस्वरूप एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होगा। इसी द्विगुणित संरचना को हम क्या कहेंगे, युग्मनज कहेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद निषेचन की ये होगी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद लेंगे हम उसके प्रकार। ठीक है, तो प्रकारों के बारे में कहा जाता है कि एफलिनी नामक वैज्ञानिक था, सामान्यतः ये बताते हैं इसके बारे में कि प्रकार जो होता है निषेचन के दो हो सकते हैं। एक हो सकता है बाह्य निषेचन और दूसरा हो सकता है आंतरिक या अंतः निषेचन। दो प्रकार का निषेचन होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। ठीक है, बाह्य निषेचन मतलब अगर मादा प्राणी के शरीर के बाहर निषेचन होता है,
जैसे कोई भी मादा प्राणी है उसके शरीर के बाहर निषेचन, सामान्यतः जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो मादा प्राणी के शरीर के अंदर होती है, या तो अंदर होगी या बाहर होगी। अगर शरीर के कहाँ हो रही है, बाहर, तो कैसा निषेचन कहलाएगा, बाह्य निषेचन, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब बाहर कहाँ होगी, किसी माध्यम में होगी, तो सामान्यतः बाह्य निषेचन के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है, जलीय माध्यम की। तो सामान्यतः ऐसे जीव जो जल में निवास करते हैं, जैसे इकानोडर्मेटा के सदस्य हो गए, जैसे कि तारा मछली, स्टारफिश, का निवास करती है जल में, तो इसमें कैसा निषेचन पाया जाता है, बाह्य निषेचन। इसके अलावा आपकी पीसीज मतलब मछली वर्ग के सदस्य आ गए, और उभयचर वर्ग के जो सदस्य आ गए, जो मोस्ट ऑफ जल में निवास करते हैं, तो उनमें किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है, बाह्य निषेचन। ठीक है, इस प्रकार के निषेचन में, निषेचन कहाँ होगा, शरीर के बाहर, याद रखना, मादा शरीर के बाहर निषेचन होगा, माध्यम के रूप में कौन काम करेगा, जल। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं इकानोडर्मेटा के सदस्य, जैसे इकानोडर्मेटा के सदस्य हो गए, मछली वर्ग के सदस्य हो गए, उभयचर वर्ग के सदस्य हो गए, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। लेकिन अगर निषेचन कहाँ हो रहा है, मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर मतलब मादा प्राणी जो है उसके शरीर के अंदर, तो निषेचन अंतः या आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। कहाँ होगा सब, शरीर के अंदर। ये कहाँ हो रहा था, शरीर के बाहर। जितने भी विकसित प्राणी हैं, मेटाथेरियन हो गए, यूथेरियंस हो गए स्तनधारियों में जैसे, और इसके अलावा पक्षी वर्ग के जो सदस्य हो गए, उनमें सामान्यतः कैसा निषेचन पाया जाता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। तो ये दो प्रकार की क्या होते हैं, निषेचन होते हैं। तो ये हो गए निषेचन के प्रकार। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी चीज बीच में आती है अपने, वीर्य सेचन। वीर्य सेचन क्या होता है, सेचन मतलब निकालना या फिर आरोपित करना किसी चीज पर, और वीर्य मतलब सीमन। जब किसी नर प्राणी के वीर्य को किसी जगह प्रवेश करवाया जाए या किसी जगह आरोपित किया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, वीर्य सेचन कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना। और सामान्यतः एक चीज बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है वैसे, कि जितने भी शुक्राणु होते हैं, जितने भी नर युग्मक होते हैं, उनका आपका अगर परिरक्षण करना हो, उन्हें आप प्रिजर्व करना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन का, द्रवीकृत नाइट्रोजन का। क्यों करते हैं, क्योंकि यह -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब इसका जो टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, उस टेम्परेचर पर ये शुक्राणु को या फिर जो युग्मक होते हैं उन्हें सुरक्षित रखने का कार्य करती है। यानी कि उनमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका विकास इस टेम्परेचर पर नहीं हो पाता है। अतः जब भी युग्मकों का संरक्षण किया जाएगा या उन्हें संरक्षित किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन का। टेम्परेचर कितना होता है, 196 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास निषेचन के चरण, कि निषेचन किन किन चरणों में होगा। सबसे पहले निषेचन का पहला चरण, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। सबसे पहले होगा क्या भाई, निषेचन अगर आपको करना है तो मादा युग्मक के पास नर युग्मक को पहुंचना पड़ेगा। अब हमारे पास नर युग्मक क्या है, शुक्राणु, कहां तक पहुंचेगा, अंडाणु तक। तो हमारा पहला चरण क्या हो गया, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। यानी कि शुक्राणु कहां तक पहुंचेगा, अंडाणु तक, यानी कि नर युग्मक कहां तक पहुंचेगा, मादा युग्मक तक। ये हमारे निषेचन का पहला चरण है। हमारे निषेचन का दूसरा चरण है शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। शुक्राणु का प्रवेश, जैसे ही पहुंच जाएगा, शुक्राणु किस में प्रवेश कर जाएगा, अंडाणु में। जैसे ही अंडाणु में प्रवेश करेगा तो अंडाणु में क्या प्रारंभ हो जाएंगे, कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं। इन क्रियाओं को क्या कहेंगे, वल्कुटीय क्रियाएं। तो शुक्राणु का प्रवेश के साथ ही क्या प्रारंभ हो जाएगी, वल्कुटीय क्रियाएं। और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्राक केंद्रकों का संलयन। तो सब ये तो करवाना है हमें। सबसे पहले क्या करना है, संयोग करना है। शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना मतलब युग्मकों का संयोग होना, ठीक है। और अंत में क्या हो गया, प्राक केंद्रकों का संलयन। तो युग्मकों का पहुंचना एक दूसरे के समीप, उसके बाद प्राक केंद्रकों का संलयन किसको व्यक्त करेगा, निषेचन को। तो इस प्रकार इन चार चरणों में सबसे पहले शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, उसके बाद शुक्राणु का प्रवेश, उसके बाद वल्कुटीय क्रियाएं, एवं अंत में प्राक केंद्रकों के संलयन के साथ ही क्या समाप्त हो जाता है, आपका निषेचन। तो हमें इन जो चार चरण है, 4 स्टेप्स हैं, इनका हमें स्टडी करना है किसके अंतर्गत, निषेचन में। ठीक है, तो निषेचन के बारे में किसने बता दिया,
हर्ड ने क्या कहता है, युग्मक संलयन को निषेचन कहा जाएगा। क्या होगा इसमें, युग्मकों का सबसे पहले संयोग होगा और फिर उनके क्या होगा, प्राप्त केंद्रकों का संलयन, जिसके फलस्वरूप एक द्विगुणित संरचना बनेगी जिसे हम क्या कहेंगे, युग्मनज कहेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रकार आ गया। निषेचन दो प्रकार का हो सकता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। अगर निषेचन की क्रिया मानव प्राणी यानी कि मादा के शरीर के बाहर होती है तो वो बाह्य निषेचन कहलाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। और इसमें चूंकि शरीर से बाहर हो रही है इसलिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी। यहाँ माध्यम के रूप में कौन काम करता है, जल। सामान्यतः वे प्राणी जो जलीय आवासों में निवास करते हैं जैसे कि इगानोडर्मेटा के सदस्य हो गए, मछली वर्ग हो गया, उभयचर वर्ग हो गया, इन सभी के अंदर किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है, बाह्य निषेचन। जबकि जो आंतरिक निषेचन होता है वो शरीर के अंदर होता है। सामान्यतः जो विकसित प्राणी होता है इनमें इस प्रकार का निषेचन पाया जाता है। इनमें मुख्यतः पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग को सम्मिलित किया जाता है। ये हो गया निषेचन के प्रकार। उसके बाद हमने बताया कि अगर युग्मकों को हमें संरक्षित करना है, प्रिजर्व करके रखना है, सुरक्षित रखना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन का, द्रवीकृत नाइट्रोजन का। क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर हम ये कह सकते हैं कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर युग्मकों को क्या किया जाता है, परिरक्षण किया जाता है, इन्हें सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद हम बताएंगे निषेचन के कुछ चरण है कि भाई निषेचन की जो प्रक्रिया है वो कैसे पूरी हो रही है। तो निषेचन की जो प्रक्रिया है वो 4 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचता है, उसके बाद शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करेगा। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करेगा वैसे ही अंडाणु की वल्कुटी क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी और प्राप्त केंद्रकों का संलयन हो जाएगा। तो इन 4 चरणों के अंतर्गत हमें किसका अध्ययन करना है, निषेचन का। तो हम पढ़ते हैं अब निषेचन के चरण, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये आप याद रखना, संयोग होगा और प्राप्त केंद्रकों का संलयन होगा, इसे हम क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। तो सबसे पहले चरण, और चरण में हमारा पहला क्या है, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। वह शुक्राणु कहां तक पहुंचेगा, अंडाणु तक। ये हमारा क्या है, यहाँ पर पहला चरण है। ठीक है, तो जब नर प्राणी द्वारा मादा प्राणी की योनि में वीर्य का सेचन किया जाता है, वीर्य को छोड़ा जाता है, तो लगभग ये कहा जाता है कि 400 मिलियन जो शुक्राणु हैं वो मादा प्राणी के शरीर में प्रवेश करता है, किंतु 100 शुक्राणु ही केवल फैलोपियन नलिका में पहुंच पाते हैं। शेष सभी शुक्राणु यहाँ क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मादा जो प्राणी होता है उसमें जनन पथ कैसा होता है, अम्लीय, और इसी अम्लीय जनन पथ के कारण 400 मिलियन में से शेष कितने रहते हैं, शुष्काणु। निषेचन तो सिर्फ एक करेगा लेकिन शेष कितने रहते हैं, शुष्काणु। ये कहाँ तक जाते हैं, फैलोपियन नलिका तक। फैलोपियन नलिका वही स्थान है जहां पर निषेचन संपन्न होगा। कहाँ पर होता है, स्पेशली पूछा भी जाता है कि निषेचन कहाँ संपन्न होता है, तो ज्यादातर तो ऑप्शन में फैलोपियन नलिका ऑप्शन आ जाता है, लेकिन अगर पूछे स्पेशली कि फैलोपियन नलिका में भी कहाँ होता है तो स्तमस और एम्पुला के जंक्शन पर। जब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स यानी कि जनन तंत्र के बारे में, तब हमारा मादा जनन तंत्र जब आएगा तब उसमें देखेंगे कि फैलोपियन नलिका के कितने भाग हैं। तो फैलोपियन जो नलिका होती है उसमें हम बताएंगे भाई फैलोपियन नलिका के कुछ भाग होते हैं। इन्फंडिबुलम होगा, जैसे स्टार्टिंग में ये भाग हो गया, इन्फंडिबुलम हो गया, फिर एम्पुला हो गया, फिर स्तमस हो गया, फिर यूटेराइन पार्ट आ गया। 4 पार्ट होता है फैलोपियन नलिका के। यहाँ जो ओवरी होती है उसके पास है इन्फंडिबुलम होता है, यहाँ पर यूटेरस होता है यानी कि गर्भाशय होता है, तो गर्भाशय के समीप जो होता है यूटेराइन पार्ट होता है। इन्फंडिबुलम से ऊपर एम्पुला होता है, उसके बाद ये स्तमस होता है। तो ये जो स्तमस है और ये जो एम्पुला है, ये जहाँ पर जुड़ते हैं इनका जो संधि स्थल होता है, उसी संधि स्थल पर क्या होता है, निषेचन संपन्न होता है। तो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो एम्पुला और स्तमस के जंक्शन यानी कि उनके संधि स्थल पर क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, तो ये जो होगा 400 मिलियन जो शुक्राणु होंगे उनमें से लगभग 100 शुक्राणु कहाँ तक पहुंच जाएंगे, आपके अंडाणु तक, मतलब सॉरी फैलोपियन नलिका तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही यहाँ ये पहुंचेंगे तो सामान्यतः इनमें पहुंचने के साथ ही योग्यता अर्जन एक टर्म है यहाँ पर काम में ली जाती है, कैपेसिटेशन उसे कहते हैं, यानी कि योग्यता अर्जन
वो होगी, प्रक्रिया का समापन होगा, ये योग्यतार्जन संपन्न होगा। अब कैपेसिटेशन या योग्यतार्जन क्या होता है कि भाई जो 100 शुक्राणुओं में से कुछ शुक्राणु अभी भी शेष रह जाते हैं, यहीं पर या समाप्त हो जाते हैं, तो उनमें से कुछ शुक्राणु फैलोपियन नलिका में प्रवेश करेंगे, वहां तक पहुंचेंगे, या हो सकता है 100 के 100 पहुंच जाए। तो उनका जब परिपक्वन समाप्त हो जाता है, तो परिपक्वन समाप्त होने की क्रिया को हम कैपेसिटेशन कहते हैं, योग्यतार्जन कहता है। योग्यतार्जन एक और चीज को कहा जाता है, योग्यतार्जन कहा जाता है कि जब शुक्राणु अपनी ही जाति के अंडाणु को निषेचित करने की क्षमता रखता है तो उसे योग्यतार्जन कहा जाता है। तो जब ये शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच रहा होता है तो फैलोपियन नलिका में जाने के पश्चात शुक्राणु में योग्यतार्जन या कैपेसिटेशन का क्या होता है, विकास। कैपेसिटेशन मैंने बता दिया, उसके परिपक्वन का पूर्ण होना एवं शुक्राणु का अपनी ही जाति के अंडाणु को क्या करना, निषेचित करना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, योग्यता अर्जन। योग्यता अर्जन किसे कहा, शुक्राणु का अपनी ही जाति के अंडाणु को निषेचित करना क्या कहलाएगा साहब, योग्यता अर्जन कहलाएगा। और ये योग्यता अर्जन जो होगा, देखो निषेचन के सामने हमने आपको पहले भी बताया था कि जो शुक्राणु और अंडाणु का जीवन काल होता है 22 से 24 घंटे के बीच में होता है, तो उसी बीच में निषेचन संपन्न होना आवश्यक है, अन्यथा अगर जीवित ही नहीं रहेंगे तो निषेचन कहाँ से होगा। इसलिए थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना कि शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच जाएगा, कैसे पहुंचेगा भाई, जो वीर्य होगा उसके द्वारा शुक्राणु को मादा की योनि में प्रवेश करवाया जाएगा। कितने शुक्राणु लगभग प्रवेश करते हैं एक वीर्य सेचन से, लगभग 400 मिलियन, उनमें से लेकिन 100 शुक्राणु ही ऐसे हैं जो फैलोपियन नलिका तक पहुंच पाते हैं, शेष सभी नष्ट हो जाते हैं। किस कारण नष्ट हो जाते हैं, मादा जनन तंत्र के अम्लीय माध्यम के कारण। तो मादा जनन तंत्र के अम्लीय माध्यम के कारण 100 शुक्राणु शेष रहेंगे, फैलोपियन नलिका में जाएंगे और वहां इनका क्या होगा, योग्यता अर्जन। जैसे ही योग्यता अर्जन होगा तो फैलोपियन नलिका में एक तरफ से शुक्राणु आ जाएगा, दूसरी तरफ से अंडाणु आ जाएगा, मतलब एक दूसरे के समीप क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है, सामान्यतः जो पहुंचने की ये जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया के द्वारा शुक्राणु अंडाणु को क्या करेगा साहब, निश्चित करेगा। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे सपोज दैट ये फैलोपियन नलिका है, इस फैलोपियन नलिका में एक तरफ से अंडाणु आ चुका है और एक तरफ से शुक्राणु आ चुका है। ठीक है, अब शुक्राणु अंडाणु एक दूसरे के समीप आ चुके हैं। अब शुक्राणु क्या करेगा, जैसे एक दूसरे के समीप आएंगे वैसे ही शुक्राणु अब क्या करेगा, अंडाणु में प्रवेश करेगा। तो आपका सेकंड स्टेप क्या आ जाएगा, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। अब शुक्राणु क्या करेगा, अंडाणु में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब कैसे करेगा वो देखिए। मान लीजिए हमारे पास क्या है, अंडाणु, और ये हमारे पास क्या है, शुक्राणु। अब ये क्या करते हैं, जाति विशिष्ट होता है कि एक जाति का शुक्राणु अपनी ही जाति के अंडाणु को निषेचित कर सकता है। पढ़ लिया हमने कि भाई एक जाति का अंडाणु अपनी ही जाति के शुक्राणु से निषेचित हो सकता है एवं अपनी ही जाति का शुक्राणु अपनी ही जाति के अंडाणु को निषेचित कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इनके द्वारा एक विशेष प्रकार के प्रोटीनों का स्त्रवण किया जाता है। देखिए ये जो अंडाणु होगा इसके द्वारा एक प्रोटीन स्त्रावित किया जाएगा जिसे कहा जाएगा फर्टिलाइजिन। इसी प्रकार इसी शुक्राणु के द्वारा एक और प्रोटीन का स्त्रवण किया जाएगा जिसे कहा जाएगा एंटी फर्टिलाइजिन। तो क्या होगा, ये फर्टिलाइजिन स्त्रावित करेगा, कौन, अंडाणु। शुक्राणु क्या स्त्रावित कर रहा है, शुक्राणु स्त्रावित करेगा एंटी फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन आपस में क्रिया करेंगे। जैसे ही आपस में क्रिया करेंगे शुक्राणु अंडाणु से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। शुक्राणु जब अंडाणु से चिपक जाएगा तो चिपकने के साथ क्या प्रक्रिया में, ये तो चिपकने बताइए सर कि चिपकेंगे कैसे, अंडाणु फर्टिलाइजर स्त्रावित करेगा, शुक्राणु एंटी फर्टिलाइजर स्त्रावित करेगा, दोनों जाति विशिष्ट होंगे, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे और पहचानने के साथ ही अंडाणु किसके साथ जुड़ जाएगा, शुक्राणु के साथ, यानी कि एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। जैसे जैसे सपोज दैट अंडाणु था, शुक्राणु आया और शुक्राणु अब क्या हो गया, ये लो इससे चिपक गया। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु से चिपका तो शुक्राणु के शीर्ष भाग में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, एक्रोसोम। क्या कहते हैं, एक्रोसोम। ये एक्रोसोम क्या करेगा, ये एक्रोसोम एक अम्लीय प्रोटीन स्त्रावित करेगा जिसे कहते हैं स्पर्म लाइसिन। क्या स्त्रावित करेगा एक्रोसोम, स्पर्म लाइसिन नामक एक अम्लीय प्रोटीन। अब स्पर्म लाइसिन क्या होता है, देखो ये एक प्रकार का अम्लीय प्रोटीन होता है जो भेदक एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है। अम्लीय एंजाइम है, अपघटनीय एंजाइम है, ये क्या करेगा, अंडे झिल्लियों के भेदन का कार्य करेगा। कैसे करेगा, ये जो स्पर्म लाइसिन होता है इसके साथ दो एंजाइम और उपस्थित होते हैं, मतलब इसी के अंदर उपस्थित होता है दो तरह के एंजाइम। एक का नाम क्या है,
हाइलुरोनिडेज, एक का नाम क्या है हाइलुरोनिडेज, और दूसरे का नाम क्या है एक्रोसिन। तो यहां पर दो तरह के एंजाइम जो होंगे वो किसके द्वारा स्रावित हो रहे हैं, स्पर्म के द्वारा यानी कि शुक्राणु के एक्टोसोम के द्वारा। शुक्राणु के एक्टोसोम के द्वारा स्रावित होने वाली हाइलुरोनिडेज और एक्टोसिन जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करते हैं, देखो ये जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम है यह अंडाणु की कोरोना रेडिएटा का विघटन करता है। किसका विघटन करेगा, कोरोना रेडिएटा का। जबकि ये जो एक्टोसिन है ये विघटन करता है पेल्यूसिडा, याद है जोना पेल्यूसिडा, उसका विघटन करेगा। कोरोना रेडिएटा का विघटन हो गया परत का, जोना पेल्यूसिडा का परत का विघटन हो गया। तो ये क्या करते हैं स्पर्म लाइसिन, अंडाणु में जो आवरण पाए जाते हैं कोरोना रेडिएटा और जोना पेल्यूसिडा, उनका क्या करता है विघटन करता है। अब जब इनका विघटन हो जाएगा एक्रोसोम क्या करेगा, स्पर्म लाइसिन करके समाप्त हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर, उसका केंद्रक नीचे क्या है, केंद्रक के नीचे क्या उपस्थित होता है, कारक केंद्र समीपस्थ और दूरस्थ, उसके नीचे माइटोकॉन्ड्रिया। तो बचे क्या, ये सभी संरचनाएं ये किसमें प्रवेश करने का प्रयास करेंगी, अंडाणु में। तो जैसे ही ये सभी क्रियाएं हो जाएंगे एक्टोसोम स्पर्म लाइसिन स्रावित करेगा, उसके साथ ही अंडजलियां विघटित हो जाएंगी और जो शुक्राणु का केंद्र था एवं अन्य जो संरचनाएं थी वो किसमें प्रवेश करेंगी, अंडाणु में। पूंछ प्रवेश नहीं करेगी। शेष सभी जो मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होंगे, ये क्या होता है कि जैसे प्रवेश कर रहा होता है तो शुक्राणु 180 डिग्री पर घूम जाता है, जिसके कारण जो तारक केंद्र होते हैं वो आगे आ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी आगे आ जाता है, लेकिन केंद्र थोड़ा पीछे रह जाता है। तो केंद्रकों का संलयन बाद में होता है। ऊर्जा प्रदान करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पहले से आगे आ जाता है और विद्युत को प्रेरित करने के लिए समीपस्थ तारक केंद्र भी आगे उपस्थित हो जाता है। तो जैसे ही विघटन होगा, अब कौन कौन प्रवेश कर गया शुक्राणु में, केंद्र का आ गया, शुक्राणु सॉरी अंडाणु में कौन कौन प्रवेश कर गया, शुक्राणु का केंद्र का आ गया, कौन आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, और कौन आ गया, समीपस्थ तारक केंद्र। तो शुक्राणु कहां प्रवेश कर गया, अंडाणु में प्रवेश कर गया। कैसे कर गया मैंने बता दिया आपको। भाई क्या होगा, दोनों पहले एक दूसरे से चिपकेंगे, किसके द्वारा, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग के द्वारा। जब चिपक जाएंगे तो शुक्राणु का एक्रोसोम स्पर्म लाइसिन स्रावित करेगा, जिसमें उपस्थित हाइलुरोनिडेज अंडाणु के कोरोना रेडिएटा का विघटन करेगा, और स्पर्म लाइसिन में उपस्थित एक्रोसिन जो होगा वो अंडाणु के जोना पेल्यूसिडा का विघटन करेगा, जिसके कारण अंडाणु जो झिल्लियां होंगी, आवरण जो है बाहर वाला वो टूट जाएगा, जिसके कारण केंद्रक तारक केंद्र एवं माइटोकॉन्ड्रिया जो कि शुक्राणु में उपस्थित थे वो किस में प्रवेश कर जाएंगे, अंडाणु में। अंडाणु में प्रवेश करते ही क्या प्रारंभ हो जाएगा, वल्कुटी क्रियाएं। जैसे ही ये शुक्राणु के संरचनाएं जो हैं वो अंडाणु में प्रवेश करेंगी, वैसे ही क्या प्रारंभ हो जाएंगी, वल्कुटीय क्रियाएं। वल्कुटीय क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे ही शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु में प्रवेश करता है तो यहाँ जो अंडाणु होता है वो विशिष्ट प्रकार की क्रियाएं दर्शाता है। उन विशिष्ट प्रकार की क्रियाओं को ही सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, वल्कुटीय क्रियाएं कहा जाता है। उन विशिष्ट क्रियाओं में क्या होता है, जैसे सपोज दैट ज्यादातर इनमें क्या होता है, जैसे निषेचन शंकु का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है यहाँ पर। इसके अलावा निषेचन कला बनना प्रारंभ हो जाती है, कोशिका द्रव्य में जो गति पाई जाती है वो हो जाता है, प्रोटीन संश्लेषण की जो दर होती है वो बढ़ जाती है, समसूत्री जो विभाजन हो जाता है वो प्रारंभ हो जाती है। ये कुछ क्रियाएं हैं, ये सभी क्रियाएं सम्मिलित रूप से क्या कहलाती हैं, वल्कुटीय क्रियाएं। और इन्हीं वल्कुटीय क्रियाओं के द्वारा क्या होगा, शुक्राणु जो होगा वो प्राप्त केंद्रकों के संलयन को प्रेरित करेगा अंडाणु के लिए, जिसके बाद निषेचन होगा और निषेचन से ही फिर युग्मनज का निर्माण होता है। तो जैसे शुक्राणु की संरचनाएं अंडाणु में प्रवेश करती हैं तो कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वल्कुटीय क्रियाएं। जैसे वल्कुटीय क्रियाओं में क्या क्या होगा, अंडाणु के द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा, निषेचन शंकु का, निषेचन कला का निर्माण किया जाएगा। अंडाणु का जो कोशा द्रव्य होगा उस कोशा द्रव्य में क्या पाई जाएगी, गति पाई जाएगी, प्रोटीन संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसके अलावा कौन सा विभाजन प्रारंभ हो जाएगा, समसूत्रीय विभाजन। तो ये जो सभी क्रियाएं होंगी ये सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, वल्कुटीय क्रियाएं। कब प्रारंभ हो जाएंगी, जब शुक्राणु की विभिन्न संरचनाएं किसमें प्रवेश कर जाएंगी, अंडाणु में। ये सभी क्रियाएं जब हो जाएंगी तो उसके बाद अंतिम चरण में क्या होगा, प्राक केंद्रकों का संलयन। सबसे अंत में क्या हो जाएगा, अब प्राक केंद्रकों का संलयन। इतना कुछ हो गया तो अंडाणु के अंदर, भाई शुक्राणु का केंद्र आ चुका था, अंडाणु का केंद्र पहले से था, ये रहा शुक्राणु का केंद्र। अब ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। इनके जुड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं,
प्राक केंद्रकों का संलयन। तो प्राक केंद्रकों के जो संलयन की यह प्रक्रिया हो रही है, यह शुक्राणु के अंडाणु के जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो प्रवेश करना है वो एक उद्दीपन की तरह कार्य करता है। जो शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश हो किसकी तरह कार्य कर रहा है, एक उद्दीपन की तरह कार्य कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जो अंडाणु होता है उसके अंदर एक विभाजन, द्वितीयक परिपक्व निभाजन प्रारंभ हो जाता है। द्वितीयक परिपक्व निभाजन तब तक आपने जब अंडजनन पढ़ा था तो आपने पढ़ा था परिपक्व प्रावस्था के अंतर्गत। परिपक्व प्रावस्था में आपने उसे बांटा था कि भाई अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ था, जिसके फलस्वरूप एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका का निर्माण हुआ था, द्वितीयक ओसाइट बनी थी और वो बनी थी प्राथमिक ध्रुवीय गायब, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी। यहाँ तक की क्रियाएं तो पहले से रहती हैं, लेकिन शुक्राणु जब प्रवेश करता है उसके बाद जो द्वितीयक ओसाइट थी वो विभाजित होती है इस समय, और उसके द्वारा फिर आगे जाकर ओवम का निर्माण होता है। बाकी जो ध्रुवीय गायब थे वो होती है, विभाजित होना प्रारंभ होती है। तो द्वितीयक जो परिपक्व विभाजन है वो कब होता है, जब ये सब कुछ हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर द्वितीयक परिपक्व विभाजन होता है और ओवम का पूर्ण रूप से परिपक्वन भी हो जाता है तब तक। एवं यहाँ पर विशिष्ट रूप से ध्रुविकाओं का निर्माण होता है, जो या तो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं या फिर कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जो अंड संरचना बनी थी उसे पोषण देने के साथ साथ ही धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो उसमें के बाद क्या होगा, जब ये सभी क्रियाएं हो रही होंगी तो उनका अंत में निष्कर्ष क्या निकलेगा, जो शुक्राणु का केंद्रक होगा वो शुक्राणु का केंद्र कब किसके साथ जुड़ जाएगा, अंडाणु के केंद्र के साथ जुड़ जाएगा। अंडाणु के केंद्र के साथ ही जुड़ने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, प्राक केंद्रकों का संलयन। सभी क्रियाओं के फलस्वरूप ये जो शुक्राणु अंडाणु का केंद्र होगा वो किसके साथ जुड़ जाएगा, शुक्राणु के केंद्र के साथ। तो पहले जो अंडाणु का केंद्र था वो कैसा था, अगुणित। भाई इस चीज को अगर अच्छे से देखा जाए तो यहां पर क्या होगा, ये अंडाणु था, अंडाणु में इसका केंद्रक पहले से था, ये शुक्राणु का केंद्रक है, अंडाणु का केंद्रक अगुणित था, शुक्राणु का केंद्रक भी अगुणित था। ये विशेष भेदन पथ से होते हुए अंडाणु के केंद्र के समीप पहुंचता है और ये दोनों केंद्रक आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे ही दोनों केंद्रक आपस में जुड़ेंगे वैसे ही किसका निर्माण हो गया, एक द्विगुणित संरचना। एन और एन आपस में जुड़ गए, क्या बन गए, एक द्विगुणित संरचना। इसी द्विगुणित संरचना को हम क्या कह देते हैं, युग्मनज। जैसे ही ये बना वैसे निषेचन संपन्न हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। इस प्रकार निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो निषेचन की प्रक्रिया कैसे संपन्न हुई, इसके कुछ चरण है। चरण में हमने क्या पढ़ा, भाई निषेचन जो था उसमें सबसे पहले आगे शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचा। भाई शुक्राणु कहाँ तक पहुंचा, अंडाणु तक गति करता हुआ पहुंच गया। 400 मिलियन स्रावित हुए थे, जिनमें से 100 शुक्राणु वहां तक पहुंच गए, नष्ट क्यों हुए, अम्लीय माध्यम के कारण ये पहुंच गए। उनमें से कुछ शुक्राणु क्या करते हैं, प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। किसमें प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, अंडाणु में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा शुक्राणु का प्रवेश। शुक्राणु जब अंडाणु के समीप पहुंचता है तो एक विशिष्ट जाति का शुक्राणु अपनी ही जाति के अंडाणु को निषेचित करने की क्षमता रखता है। इसे क्या कहते हैं, योग्यतार्जन। तो होगा क्या, एक बार छोटा सा ब्रीफ बता देता हूं आप लोगों को कि होगा क्या, कि जैसे ही अंडाणु और शुक्राणु एक दूसरे के समीप आएंगे वैसे इसके द्वारा फर्टिलाइजन स्रावित होगा, इसके द्वारा एंटी फर्टिलाइजन स्रावित होगा। शुक्राणु एंटी फर्टिलाइजन स्रावित करेगा, अंडाणु फर्टिलाइजन स्रावित करेगा। जैसे ही एक दूसरे को स्रावित करेंगे, ये एक दूसरे को पहचान लेंगे, जिसके कारण ये शुक्राणु किससे चिपक जाएगा, अंडाणु की सतह से चिपक गया। उसके बाद चिपकने के साथ क्या हुआ, भाई ये प्रवेश करने का प्रयास करेगा। प्रवेश करने के प्रयास में क्या होगा, ये इसका जो एक्रोसोम होगा वो एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ स्रावित करेगा, जैसे स्पर्मलाइसिन कहा जाएगा। अब स्पर्मलाइसिन में दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, एक हाइलोरोनिडेज और दूसरा एक्रोसिन। तो ये जो एक्रोसोम द्वारा स्रावित होने वाला हाइलोरोनिडेज है, ये हाइलोरोनिडेज कोरोना रेडिएटा का विघटन करेगा, जबकि एक्रोसिन जो होगा वो जोना पैलेस्ट्रा का विघटन करेगा, जिसके कारण अंड जो आवरण है बाहर वाला वो टूट जाएगा। जैसे ही टूटेगा तो शुक्राणु का केंद्रक भी अंदर चला जाएगा, तारा केंद्र अंदर चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया अंदर चला जाएगा। अंडाणु के अंदर केंद्रक आ चुका, शुक्राणु का तारा केंद्र आ चुका, माइटोकॉन्ड्रिया आ चुका। इससे पहले से ही अंडाणु का केंद्र उपस्थित है। ये सारी चीजें यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। इसके साथ जैसे ही प्रवेश करता है वैसे ही क्या होता है, कुछ क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। इन सभी क्रियाओं को हमने क्या कह दिया, बलकुटी क्रियाएं, मतलब ये सारी क्रियाएं क्या हो जाएंगी, प्रारंभ। ये जो यहाँ पर निषेचन कला बनती है, ये निषेचन कला क्या करती है, अतिरिक्त जो शुक्राणु का प्रवेश है उनको रोकने का कार्य करती है। कि अगर अंडाणु एक शुक्राणु से निषेचित हो जाता है तो अन्य शुक्राणु के प्रवेश को रोकने का कार्य कौन करती है, ये निषेचन कला।
ठीक है। उसके बाद प्रवेश करके सब कुछ काम हो गया, तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा ऊर्जा देकर समाप्त हो जाएगा। ये समीपस्थ तारक केंद्र विदलन को प्रेरित करेगा आगे, और ये जो द्वारा दो आपको केंद्र दिखाई दे रहे हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्राक केंद्रकों का संलयन। तो क्या होगा, दोनों केंद्र एक दूसरे के समीप आएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जिसके कारण एक एन, इस अंडाणु का जो एन है वो शुक्राणु के एन से जुड़कर क्या बना देता है, एक द्विगुणित संरचना। तो ये जो द्विगुणित संरचना होती है, यह द्विगुणित संरचना युग्मनज कहलाती है। यह युग्मनज किसके फलस्वरूप बना, प्राक केंद्रकों के संलयन के फलस्वरूप। पहले संयोग हुआ था, फिर प्राक केंद्रकों का संलयन हुआ, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित संरचना बनी, जिसे हमने क्या कहा, युग्मनज। इस प्रकार युग्मनज बनने के साथ ही क्या संपन्न हो जाता है, निषेचन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसे हमने निषेचन के रूप में समझा, जिसमें हमने संयोग देखा, युग्मकों का एवं प्राक केंद्रकों का संलयन देखा। निषेचन क्यों आवश्यक है, पहली बात युग्मनज के निर्माण के लिए। अगर निषेचन नहीं होगा तो युग्मनज का निर्माण भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, निषेचन इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे पास अंडाणु के लिए तो गुणसूत्र उपस्थित है, लेकिन शुक्राणु के गुणसूत्र आएंगे तभी तो युग्मनज बनेगा। तो यहाँ पर अतिरिक्त गुणसूत्रों की प्राप्ति के लिए या पूर्ण कोशिकीय संरचना का निर्माण करने के लिए भी निषेचन की क्या होती है, आवश्यकता। तीसरी बात, माता के लक्षण तो अंडाणु में पहले से उपस्थित है, लेकिन पिता के लक्षण भी तो आने चाहिए संतान में। उसे लाने के लिए किसकी आवश्यकता है आपको, निषेचन, क्योंकि निषेचन होगा तभी तो गुण आपस में मिलेंगे, ठीक है। तो गुणसूत्र के पूर्ति के लिए मान लीजिए, लक्षणों को आगे बढ़ाने के लिए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, युग्मनज के निर्माण के लिए मान लीजिए, आपको किसकी आवश्यकता है, निषेचन की आवश्यकता। तो इस प्रकार क्या होता है, यहाँ पर निषेचन होता है। अब निषेचन की एक विशेष बात, मैं आपको छोटी सी बात और बताता हूँ, ठीक है, कि देखो जब भी प्राक केंद्र जुड़ते हैं ना, आपने क्या पढ़ा है यहाँ पर, संयोग एवं प्राक केंद्रकों का संलयन। तो संयोगों के और प्राक केंद्रकों का संलयन क्या कहला रहा है, निषेचन। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर मान लीजिए हम ये कहें कि गुणसूत्रों का अगर संलयन हो रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, हम यहाँ पर ध्यान रखना प्राक केंद्र कह रहे हैं, गुणसूत्र नहीं कह रहे हैं। तो अगर प्राक केंद्रकों का संलयन निषेचन कहला रहा है तो गुणसूत्रों का संलयन क्या कहलाएगा। आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैं बता देता हूं जैसे कि जो प्राक केंद्रकों का संलयन होता है वो निषेचन कहलाता है, और गुणसूत्रों का संलयन कहलाता है एम्फीमिक्सिस, यानी कि उभय मिश्रण, ठीक है। तो उभय मिश्रण गुणसूत्रों का संलयन कहलाता है, जबकि प्राक केंद्रकों का संलयन कहलाता है निषेचन। ये था आज का हमारा टॉपिक, निषेचन। निषेचन के बारे में हमने सब कुछ स्टडी कर लिया है। जो भी आपके डाउट्स हैं क्वेश्चंस के रूप में आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बस अच्छे से स्टडी करिए। तो निषेचन मैरन ने बता दिया, संयोग और प्राक केंद्रकों का संलयन बताता है। उसके बाद निषेचन के प्रकार आते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन हो जाता है। शरीर के बाहर होगा तो बाह्य निषेचन, और अगर शरीर के अंदर होता है तो आंतरिक निषेचन होता है। उसके बाद वीर्य का जो संग्रहण होता है वो सामान्यतः द्रवीकृत नाइट्रोजन में किया जाता है, उसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद आता है निषेचन के कुचरण, सबसे पहले शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। भाई शुक्राणु कहाँ तक पहुंचेगा, अंडाणु तक पहुंचेगा। कितने स्रावित किए जाते हैं, 400 मिलियन। कितने पहुंच पाते हैं, 100। निषेचन कितना कर पाता है, सिर्फ 1। उसके बाद शुक्राणु का प्रवेश हो जाएगा, किसके द्वारा, फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन की क्रिया के द्वारा। और जो आवरण होंगे अंडाणु को, उन्हें तोड़ने के लिए एक्रोसोम के द्वारा, जो गोल्जी बॉडी से बना था एक्रोसोम, उसके द्वारा किसका स्त्रावन किया जाता है, स्पर्म लाइसिन का। स्पर्म लाइसिन क्या करता है, हाइलुरोनिडेज के द्वारा कोरोना रेडिएटा को तोड़ता है, एवं जोना पैलिसुडा के द्वारा एक्रोसिन के द्वारा जोना पैलिसुडा को तोड़ता है, जिसके द्वारा शुक्राणु की जो संरचनाएं होती है वो अंडाणु में प्रवेश कर जाती है। जैसे वो प्रवेश करती है, अंडाणु में वल्कुटी क्रियाएं प्रारंभ होती है, जिसके फलस्वरूप प्राक केंद्र को क्या हो जाता है, संलयन, उस केंद्र का आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, जिसके कारण बनी हुई द्विगुणित संरचना को हम क्या कहते हैं, युग्मनज। और यही युग्मनज का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। इस प्रकार मानव में क्या पाया जाता है, निषेचन। इंपॉर्टेंट बता चुका हूं कि निषेचन कहाँ संपन्न होता है, तो निषेचन संपन्न होता है एम्पुला और स्तमस के जंक्शन पर, सामान्यतः फैलोपियन नलिका के अंदर, ठीक है। निषेचन की क्रिया के लिए अंडाणु और शुक्राणु के मध्य अंतःक्रिया किन के द्वारा होती है, तो फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन के द्वारा। अंड के आवरण का भेदन कौन करता है, स्पर्म लाइसिन। कितने प्रकार का होता है, कितने एंजाइमों से बना होता है, 2 से, हाइलुरोनिडेज और एक्रोसिन के द्वारा। एक्रोसिन किसका भेदन करता है, एक्रोसिन जोना पैलिसुडा। ऐसे याद रखने वाली बात नहीं है, फिर भी एक्रोसिन किस तरह से स्टार्ट हो रहा है, ए से। ए के बाद क्या आता है, लास्ट अल्फाबेट जेड, यानी कि एक्रोसिन किसका विघटन करता है, जोना पैलिसुडा का। तो बची क्या, कोरोना रेडिएटा, उसका विघटन कौन करवाएगा, हाइलुरोनिडेज, जिसके फलस्वरूप शुक्राणु के केंद्र अंदर प्रवेश करेगा और किसका निर्माण करेगा, द्विगुणित संरचना का। क्या कहलाएगी, युग्मनज कहलाएगी। तो इस प्रकार
युग्मकों के संयोग एवं प्राकेंद्रकों के संलयन के द्वारा इस द्विगुणी संरचना यानी कि युग्मनज का निर्माण ही क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।